5वें सप्ताह के मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है। हम अभी भी समस्या को देख रहे हैं। इसे लोड करें स्ट्रिंग, जिससे मेरा मतलब है कि कण स्ट्रिंग एक साथ या जुड़े हुए हैं एक साथ किसी तरह, और यहाँ स्ट्रिंग लिया एक प्रकार के सार के रूप में गति जो जोड़े कण एक साथ। इसलिए हमने इस समस्या को पहले ही देख लिया था पिछले 3 वर्षों से मॉड्यूल, और हमने गति का इक्वेशन लिखा था। हम गति के इक्वेशन को हल करते हैं। हमने स्थिति को देखा जब यहाँ है n पार्टिकल एक स्ट्रिंग द्वारा एक साथ बंधे हुए और दो कठोर दीवारों के बीच, और हमने देखा कि यदि आपके पास n पार्टिकल हैं तो यहाँ होगा n सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी। और हमने यह भी देखा गुणात्मक रूप से कुछ हद तक और मात्रात्मक रूप से भी ऑसिलेशन का किस प्रकार का पैटर्न सामान्य मोड द्वारा विशेष रूप से सबसे कम फ्रीक्वेंसी और उच्चतम फ्रीक्वेंसी के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। उन स्थितियों में जहां आपके पास है कणों की छोटी संख्या, आप सभी विवरणों पर काम कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। मूल रूप से लिखो ऑसिलेशन का पैटर्न प्रत्येक और हर स्थिति के लिए। अब हम अगला कदम उठाते हैं जिसे कहा जाएगा कॉन्टिन्यूम सीमा। हम जो देख रहे हैं उसका एक प्रमाणिक उदाहरण यहाँ दिया गया है। n पार्टिकल एक स्ट्रिंग में, और ये सीमा शर्तें हैं कि 0 पोजीशन पर पार्टिकल और 1 n+1 पोजीशन पर उनके एम्पलीट्यूड हैं हर समय 0, जिसका अर्थ है कि वे बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करेंगे। अब जब मैं कहता हूं कि मैं कंटिन्यूअम लिमिट लेने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं कि यह दो कणों के बीच की दूरी जिसे हमने कहा था तथा सभी कणों ने एक दूसरे से समान दूरी बनाए रखी है a के बराबर है। मैं a टेंडिंग टू 0 का लिमिट लेने जा रहा हूं। इसलिए यदि मैं a टेंडिंग टू 0 का लिमिट लेता हूं तो पार्टिकल एक दूसरे के और करीब आने वाले हैं और अनिवार्य रूप से स्ट्रिंग बनाएंगे। तो इस तरह का परिदृश्य ही हम देख रहे होंगे। इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ, और इसी तरह हम केवल स्ट्रिंग के ऑसिलेशन को ही देख रहे होंगे जिसमें इतने पार्टिकल हैं एक दूसरे के करीब की आप पार्टिकल के बीच की दूरी को लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करने के लिए गति के इक्वेशन से फिर से शुरू होगा कि हम गति के इस इक्वेशन में पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, केवल यह याद करने के लिए कि हमने क्या किया था कि x मान टेंशन है स्ट्रिंग में, m बीट्स का द्रव्यमान है और a निश्चित रूप से दूरी है पार्टिकल के बीच। हमारे पास yr के लिए इक्वेशन है, जिसका मतलब होगा कि यह पृथ्वी के पार्टिकल का विस्थापन है। तो r आपको फिर से याद दिलाने के लिए पार्टिकल की संख्या के लिए सूचकांक है स्ट्रिंग के साथ। सामान्य तौर पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि विस्थापन वास्तव में दोनों का एक कार्य है, पोजीशन और समय का। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं स्ट्रिंग के साथ देख रहे हैं, और वहाँ भी समय। तो जब हम विवेकाधीन मैं जा रहा हूं नोटेशन के नए सेट का उपयोग करें, इसलिए मैं यह कहने जा रहा हूं कि डेल्टा x द्वारा निरूपित किया जाएगा, और निश्चित रूप से हम सीमा ले रहे होंगे डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो मान लीजिए r एक के इंडेक्स एक पोजीशन की पार्टिकल पोजीशन, और अब इसके द्वारा निरूपित किया जा रहा है x अल्पविराम y द्वारा। अब स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि y विस्थापन है, दोनों स्पेस पर निर्भर करता है। वह आपके स्ट्रिंग के साथ पार्टिकल की पोजीशन है और समय। यदि यह मामला है तो मैं कुछ अन्य मात्राओं को निरूपित कर सकता हूं y के संबंध में, क्योंकि y x और t दोनों का एक फलन है। मैं परिभाषित कर सकता हूं और आप y रो x जो है पार्शियल डेरिवेटिव y के संबंध में
एक्स या पद के संबंध में। तो यह के बारे में एक प्रश्न है कि परिवर्तन की दर क्या है। विस्थापन के एक क्रिया के रूप में, के फलन के रूप में स्ट्रिंग। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप रखें कि स्थिरांक रखते हैं। इसी तरह मैं दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव को भी परिभाषित कर सकता हूं समय के संबंध में। तो यह होगा दो वाई बाय दो टी। तो वाई स्वयं एक्स के एक फंक्शन है और टी दो वाई दो टी। इसका मतलब होगा कि यह है समय के फंक्शन के रूप में विस्थापन परिवर्तन की दर। जब आप एक्स स्थिरांक रखते हो, तो अब चलो वापस हमारे नोटन पर जाएं कि हमने परिचय दिया था, इसलिए हमने कहा कि वाई आर जी का वाई एक्स अल्पविराम टी है। तो यह कंटिन्यूअम लिमिट में उल्लेखनीय परिवर्तन है। मैं परिवर्तन वाई आर प्लस एक का टी का परिचय देने जा रहा हूं, जो हमने इस्तेमाल किया था, और वह बन जाएगा वाई का एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी। और इसी तरह वाई आर माइनस एक का टी बन जाएगा वाई का एक्स माइनस डेल्टा एक्स के समय का एक फंक्शन। अब वास्तव में प्राप्त करने के लिए गति का इक्वेशन कंटिन्यूअम लिमिट में मुझे बस इतना करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है इन बातों में। इक्वेशन जो मेरे पास है वह यह है कि मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि दूसरे डेरिवेटिव को भी समान तरीके से परिभाषित किया गया है। इसलिए डो स्क्वायर या डो स्क्वायर वाई बाय डो टी स्क्वायर समय के संबंध में वाई के दूसरा डेरिवेटिव का सीधा मतलब होगा जब एक्स को स्थिर रखा जाता है। और इसी तरह यह मानक व्यापकीकरण है। यदि आप पहले से ही जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और आंशिक डिफरेंशिएशन, यह आसान होना चाहिए। यदि आप आंशिक डिफरेंशिएशन के इस विचार से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपसे वापस जाने का आग्रह करता हूं और खोजें और कैलकुलस पर मूल पुस्तक को देखें, जहां हम इन विचारों को आसानी से उठा सकें। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सब्स्टिट्यूट करने के लिए इन सभी वाई आर प्लस एक और वाई आर माइनस एक आई सब्स्टिट्यूट से पहले मुझे यहाँ एक सन्निकटन करने दें। निश्चित रूप से वाई एक्स का अल्पविराम टी काफी मानक है, अनुमानित करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वाई आर प्लस एक जो है वाई का एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और मैं इसे दबाने जा रहा हूं अभी के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि वाई हमेशा समय पर निर्भर करता है, भले ही मैंने स्पष्ट रूप से यहां उल्लेख नहीं किया। तो डेल्टा एक्स छोटा होने के नाते अब मैं इस मात्रा का टेलर एक्सपेंशन, इस क्वांटिटी के बारे में एक्स। तो एक बार फिर मुझे याद दिलाना होगा कि आपके विचार से बहुत परिचित नहीं हैं टेलर एक्सपेंशन। कृपया वापस जाओ और खोजो कोई भी विश्लेषण कैलकुलस किताबें, जहां से आप फिर से बुनियादी विचारों को आसानी से उठा सकते हैं। तो यहां मैं विस्तार कर रहा हूं लगभग एक्स। तो दूसरे शब्दों में सवाल है, मुझे मूल्य का पता है, वाई विस्थापन एक्स पर पोजीशन है। मैं जानना चाहता हूं कि एक बिंदु पर विस्थापन का मूल्य क्या है। एक्स से थोड़ा दूर एक्स प्लस डी एक्स हो सकता है। तो फिर हम एक टेलर एक्सपेंशन करते हैं, तो यह एक्स का वाई होगा प्लस दो वाई बाय दो एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक गुणक दो में दो स्क्वायर वाई बाय दो एक्स स्क्वायर तक डेल्टा में एक्स स्क्वायर प्लस। बेशक उनकी उच्च आदेश शर्तें होंगी। डेल्टा एक्स में उच्च क्रम तो टर्म होगा जिसका कुछ गुणांक समय डेल्टा एक्स घन होगा। इसी तरह कुछ गुणांक समय डेल्टा एक्स पावर 4
लेकिन चूंकि हमने मान लिया है कि डेल्टा x है छोटा है, तो यह कहने के बराबर है कि डेल्टा x 1 से बहुत कम है। इस मामले में हम उन सभी शर्तों को अनदेखा कर सकते हैं जो हैं उच्च क्रम में डेल्टा x से परे ए डेल्टा x स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करने से पहले मैं भी यही काम करने जा रहा हूं। वाई आर माइनस 1, तो फिर से यह एक सीधा आगे का टेलर विस्तार है, यह y होगा x, तो यह y का होगा x माइनस डेल्टा x, और यह भी समय का एक कार्य है, तो यह y x माइनस 2y बाय 2x इंटू डेल्टा x प्लस 1 बाय 2 भाज्य 2 स्क्वायर y बाय 2x स्क्वायर इंटू डेल्टा x स्क्वायर। और निश्चित रूप से वहाँ हैं उच्च क्रम मामले जिसे मैं नज़रअंदाज करने जा रहा हूं। तो अब मेरे पास सभी घटक है और मैं इस इक्वेशन में इसके सब्स्टिट्यूट पर ले जाऊंगा। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यही मिलना चाहिए। वाई आर मात्र y का x अल्पविराम t है, तो मेरे पास बाईं तरफ होना चाहिए 2 वर्ग y से वर्ग, और इसका x और t का एक फलन है, मी से नहीं है एक। और अब मैं y सब्स्टिट्यूट ले लूंगा r प्लस 1, जो है y का x जमा 2y बाय 2x डेल्टा x प्लस 1 से 2 में 2 वर्ग y से 2x वर्ग गुणा डेल्टा x वर्ग। इसलिए मैं इससे आगे किसी टर्म पर विचार नहीं करने जा रहा हूं। माइनस 2y r होंगे 2 में y के x अल्पविराम t, और फिर मेरे पास प्लस वाई आर माइनस 1 है, जो मुझे देगा x माइनस का y डेल्टा y बाई डेल्टा x गुणा डेल्टा x प्लस 1/2 2 स्क्वायर y से 2x स्क्वायर गुणा डेल्टा x स्क्वायर में। अब यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो ऐसे कई टर्म होंगे जो रद्द करते हैं। उदाहरण के लिए यह y का x और माइनस 2y का x, जो कैंसल होगा, और डेल्टा x 2y बाय 2x इंटू डेल्टा x में पहली ऑर्डर टर्म भी कैंसल हो जाएगा। तो इन रद्दीकरण के बाद जहां केवल दो टर्म, दूसरा डेरिवेटिव टर्म के संबंध में दूसरा डेरिवेटिव पोजीशन x के संबंध में व्युत्पन्न हैं, तो हम सब इकट्ठा और इसे लिखेंगे। तो जब मैं यह सब करता हूं, इक्वेशन यथोचित रूप से सरल है, और मैं यह इक्वेशन प्राप्त करूं जो मेरे पास आपके सामने यह है। अब निश्चित रूप से मुझे यह बहुत पहले करना चाहिए था, इसलिए हमने कहा कि ये बराबर है डेल्टा x के, तो यह t बाय m इंटू डेल्टा x 2 स्क्वायर y बाय 2x स्क्वायर इंटू डेल्टा x स्क्वायर। तो डेल्टा x यह कैंसल होगा और वहां केवल एक डेल्टा x बचा होगा, और इसके साथ मेरे पास होगा tm द्वारा विभाजित डेल्टा x, जो 2 स्क्वायर y बाय 2x स्क्वायर से गुणा किया जाता है, और m बाय डेल्टा x निश्चित रूप से लीनियर घनत्व है। तो अंतिम परिणाम होगा t बाय रो इंटू 2 स्क्वायर y बाय 2x स्क्वायर। तो अब हम अंतिम परिणाम लिख सकते हैं। अतः अब हमने गति का इक्वेशन प्राप्त कर लिया है जो कंटिन्यूअम लिमिट में है, और ध्यान रखना चाहिए कि y
एक्स तथा टी का एक फंक्शन है, और जब हम कहते हैं कि हम इस इक्वेशन का यह कंटिन्यूअम वर्जन हल करने जा रहे हैं, तो हमारा मतलब है कि हमको पोजीशन के फंक्शन के रूप में और समय के फंक्शन के रूप में विस्थापन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो यह संभवतः फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन में से एक है, और इसे वेव इक्वेशन कहते हैं। समस्या यह थी कि पार्टिकल के संग्रह की गतिशीलता, जो एक साथ युग्मित होती हैं, और एक बाउंड्री कंडीशन हो सकती है, बाउंड्री कंडीशन नहीं हो सकती है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है जहां तक गति के इक्वेशन का संबंध है। इसलिए हम गति का इक्वेशन प्राप्त कर सके जिनका विविक्त रूप था, यह आपके सामने दिया गया है। तो शारीरिक रूप से यह बीड्स का संगत होता है जो अब स्ट्रिंग्स से एक साथ बंधे होते हैं। जब आप उन बीड्स को एक साथ पास और करीब ले आते हैं तो आप कंटिन्यूअम लिमिट तक पहुंच जाते हैं। तो आप लिमिट ले लो, अपने उस असतत संस्करण से ठीक से शुरू करना। गति का इक्वेशन आपके साथ समाप्त होगा, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे वेव इक्वेशन कहा जाता है। और फिर मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि यहाँ इस इक्वेशन में कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है। तो हर बार हम एक समस्या हल करते हैं, हमें एक बाउंड्री कंडीशन लगाने की जरूरत है जो उस समस्या के लिए उपयुक्त है। तो इस अध्याय के साथ मैं इस मॉड्यूल को बंद कर दूंगा और हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन और इसके विभिन्न गुणों को कैसे हल किया जाए, और अगले सप्ताह में किसी समस्या के वास्तविक भौतिक विज्ञान से कैसे संबंधित है।